हेलो मेरे प्यारे बच्चों, बोलो केड़ो हाल है, केम छो। और सेक्शन बी सभी पेपर्स के ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुके हैं, तो आप टाइम वेस्ट मत करो इधर उधर आंसर्स ढूंढने में। गो टू माय यूट्यूब चैनल और वहां पे आप डायरेक्टली पा सकते हो सेक्शन बी, जो 10-10 मिनट के आप मेरे साथ भी करोगे तो आपके साथ के साथ लर्न भी हो जाएंगे। और पेपर 6 का खाली बाकी है, तो आज हम देख लेते हैं पेपर 6 का सेक्शन बी अकाउंट्स काला 2026। सो लेट्स गो टू आवर स्क्रीन। तो आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा है, पेपर नंबर 6 है। सेक्शन ए हम कर चुके हैं और आज हम करेंगे सेक्शन बी। इन विच मेथड, ये हटा देते हैं हम यहां से, रुको। इन विच मेथड of valuation of goodwill is more importance is given to the recent year को more importance दिया जाता है। तो बताओ बच्चों, कौन सा आंसर है? वेटेड एवरेज। तो देख लो आंसर क्या हुआ है मेरी स्क्रीन को। एक मिनट रुको। इन द मेथड ऑफ, लिखो, इन द मेथड ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट मोर इंपॉर्टेंस इज गिवन टू द रिसेंट ईयर। तो कौन सा आंसर है आपका? वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड में। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, आपको पीडीएफ मिल जाएगा इस पेपर के, ये पेपर जो अपलोड होगा इसके लिंक में बायो में आपको पेपर 1 to 6 की एक साथ पीडीएफ मिल जाएगी, लेकिन उसके लिए पहले पूरा वीडियो देख लो। वीडियो देखने का रीजन ये है कि आपको साथ के साथ लर्न भी हो जाएंगे, ठीक है। और आपको जहां जहां वर्ड समझ में नहीं आएंगे तो आपको एक्सप्लेनेशन भी मिल जाएगा। 10 मिनट का हार्डली होगा। इन विच वैल्यू एसेट एंड लाइबिलिटीज आर शोड इन द बैलेंस शीट आफ्टर रिवैल्यूएशन। बताओ, मार्केट वैल्यू, यू कैन से मार्केट वैल्यू और रियल वैल्यू। तो हम किस वैल्यू पे करते हैं आफ्टर रिवैल्यूएशन? तो एट अ रियल वैल्यू एसेट एंड लाइबिलिटीज आर शोन इन द बैलेंस शीट आफ्टर रिवैल्यूएशन, मार्केट वैल्यू और अ रियल वैल्यू। ठीक है। 23, which balance are debited to all partners capital account in their old profit sharing ratio। तो सारे पार्टनर को ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कौन से बैलेंसेस बांटते हो? बताओ कौन सी साइड में? डेबिट साइड की बात कर रहा है, तो डेबिट साइड में, तो डेबिट साइड में क्या क्या बांटते हो? एक्यूमुलेटेड लॉसेस, यानी पी&एल का डेबिट बैलेंस हो तो वो एक्यूमुलेटेड लॉस होगा, एक्यूमुलेटेड लॉसेस, और आपका डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो आप बांटते हो। और अगर गुडविल पड़ी है पुरानी तो वो भी आप पुराने पार्टनर्स में पुराने रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हो। तो देखते हैं यहाँ क्या लिखा है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉसेस। तो पी&एल का डेबिट बैलेंस आपका अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस ही होता है, ठीक है। तो यू कैन राइट एज, ये भी लिख सकते हो आप, पी&एल डेबिट बैलेंस भी लिख सकते हो। तो अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉसेस एंड बैलेंस ऑफ डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड गुडविल बैलेंस are debit to all the partners capital account in their old profit sharing ratio। तो पार्टनर के ओल्ड शेयरिंग उसमें डेबिट साइड में आप क्या क्या बांटते हो ये लिखा हुआ है। तो डेबिट साइड में हम क्या क्या बांटते हैं पार्टनर्स कैपिटल में? डेबिट साइड में आप क्या क्या लिखते हो? तो गुडविल बांटते हो, पुरानी गुडविल पुराने पार्टनर्स को पुराने रेशियो में। दूसरा पी&एल का डेबिट बैलेंस बांटते हो, उसको एक्यूमुलेटेड लॉसेस बोल सकते हैं, और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बांटते हो, ठीक है। तीसरा आंसर, when is the loan given by the partner to a firm repaid at the time of dissolution of a firm। तो कब रीपे किया जाता है? बताओ कब रीपे किया जाता है? एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म पार्टनर्स लोन इज रीपेड to the redemption of capital account of the partner before, prior, मतलब पहले आप कैपिटल का लास्ट में पेमेंट करते हो और कैपिटल से जस्ट पहले आप किसका पेमेंट करते हो? तो प्रायर टू द पेमेंट ऑफ कैपिटल लिखना है आपको, ठीक है। तो हम देखते हैं यहाँ क्या लिखा है, एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनर पार्टनर्स लोन इज रीपेड prior to the redemption of the capital या prior to the payment of the capital। redemption word you don't want to use, then write it like this कि prior to the payment of the partners capital, partners capital के पेमेंट करने से पहले, ठीक है। कैपिटल का पेमेंट करने से पहले आप उसके लोन का पेमेंट करते हो। चलो नेक्स्ट, टू विच अकाउंट क्लोजिंग बैलेंस ऑफ एसेट अकाउंट आर ट्रांसफर्ड एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन। तो एसेट का क्लोजिंग बैलेंस आप किस में ट्रांसफर करते हो? बताओ फटाफट बताओ। डिसोल्यूशन में। तो किसी ने मेरे को प्रॉब्लम में भी ये क्वेश्चन पूछा था, मैम डिसोल्यूशन पूछा है तो आप रियलाइजेशन क्यों बना रहे हो? अरे रियलाइजेशन अकाउंट ही तो डिसोल्यूशन के टाइम पे बनाया जाता है। तो सारी एसेट और लाइबिलिटीज को आप कहां ट्रांसफर करते हो? रियलाइजेशन अकाउंट में। तो देखो
इन द रियलाइजेशन अकाउंट क्लोजिंग बैलेंस ऑफ एसेट एंड लाइबिलिटीज, दोनों in the realization account closing balance of asset and liabilities are transferred at the time of dissolution of a firm. ठीक है, चलो नेक्स्ट 26, अंडर विच हेड सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट अपेयर इन द बैलेंस शीट, बताओ किस है। तो इसमें आप या तो बैलेंस शीट का फॉर्मेट ही बना देना, और नहीं तो थ्योरी लिखना चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो। देखो, द सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अपेयर इन द बैलेंस शीट अंडर द सब हेड, पहले सब हेड का नाम लिख देना रिजर्व एंड सरप्लस, और मेन हेड क्या है उसका, शेयर होल्डर्स फंड ऑन द इन द इक्विटी एंड लाइबिलिटी साइड में, इन द इक्विटी एंड लाइबिलिटी साइड में। तो आप जब बैलेंस शीट बनाते हो, देखो मैं आपको बता देती हूँ थोड़ा सा, जब आप बैलेंस शीट बनाते हो तो आप पहला ऐसे करके लिखते हो इक्विटी, ऐसे लिखते हो इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, ठीक है, और उसको अंडरलाइन करते हो, फिर उसमें लिखो, उसमें अंदर हेड लिखोगे आप शेयर होल्डर्स फंड, उसको 1 नंबर देते हो, उसमें लिखते हो शेयर होल्डर्स फंड, और फिर उसके अंदर भी आपका जब पहला होता है शेयर कैपिटल और दूसरा होता है, पहला होता है जैसे ए पॉइंट आपका हो जाता है शेयर कैपिटल, उसमें तो शेयर कैपिटल आती है, और बी पॉइंट होता है आपका रिजर्व एंड सरप्लस। तो रिजर्व एंड सरप्लस में हम क्या दिखाते हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व दिखाते हैं यहां पर, ठीक है, ओके। तो आप या तो आपको ये याद हो तो सीधे ये भी बना सकते हो, अगर आपको थियरी लिखने में दिक्कत है तो, अदरवाइज यू कैन राइट इट लाइक दिस, द सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अपेयर इन द बैलेंस शीट अंडर द सब हेड रिजर्व एंड सरप्लस, जो मैंने लिखा, एंड द मेन हेड इज शेयर होल्डर्स फंड, ठीक है, मेन हेड शेयर होल्डर फंड और सब हेड रिजर्व एंड सरप्लस। तो आप ये भी उसकी जगह लिख सकते हो। ये कौन सा आंसर है आपका 6, ले लो स्क्रीनशॉट, क्योंकि आपको जब पीडीएफ मिलेगा ये स्क्रीनशॉट नहीं मिलेगा, ठीक है, वर्ड में ये नहीं है। चलो नेक्स्ट, कौन सा क्वेश्चन नंबर है, ये हो गया 27, व्हाट इज द, इसलिए वीडियो देखने का फायदा है, पता है, वीडियो देखते हैं ना तब जरूरी नहीं है हर चीज जो लिखी हो वो वैसी की वैसी समझाई जाती है, जब एक्सप्लेन की जाती है ना तो आपको इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया जाता है कि आपको वहीं की वहीं लर्न हो जाता है, नीड नॉट टू इवन रीड करने में हमें आलस आता है, सुनना इट्स वेरी इजी। तो पीडीएफ लो, याद करना, पर सुन लोगे तो बेटर रहेगा, ठीक है। चलो, व्हाट इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, बताओ, जो गुड्स बेच रहे हैं उसको बनाने के जो खर्चे आते हैं वो सब क्या आता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यानी ऑपरेटिंग के खर्चे जो सब होते हैं। तो देखो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मींस डायरेक्ट कॉस्ट इंकर्ड फॉर प्रोड्यूसिंग गुड्स और मैन्युफैक्चरिंग द गुड्स। तो ट्रेडिंग में जो खर्चे आते हैं वो सब इसमें इंक्लूड होते हैं। तो लिख लो, cost of goods sold means direct cost incurred in producing or manufacturing of goods or purchasing of goods are the actual sold during, जिसको आपने बेचा है स्पेसिफिक में उसकी कॉस्ट क्या पड़ी बनाने की, वो खर्चे यहाँ आते हैं। तो फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू वेजेस, पहले परचेज प्राइस, तो ये वो मैंने यहाँ लिख दिया, रुको क्या करके, वो मैंने डायरेक्ट यहाँ लिख दिया, कॉस्ट ऑफ गुड कंज्यूम्ड में आ जाएगा वो, तो कॉस्ट ऑफ गुड कंज्यूम्ड प्लस वेजेस एंड फैक्ट्री एक्सपेंस जोड़ दो, तो आपके गुड्स बनने तक के जो खर्चे आते हैं, जब बन के रेडी हो जाता है तो वो कहलाता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ओके। जितने बेचे, जैसे मैंने ये 100 यूनिट बनाई लेकिन इस बार बेची 20 रुपए, तो मैं 20 रुपए की कॉस्ट लूंगी पहली बात तो, और 1 यूनिट बनाने के अगर 10 रुपए लगता है तो 20 इंटू 10 जो ट्रेडिंग अकाउंट के एक्सपेंस होते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट, वो स्टेट द सॉल्वेंसी रेशियोज, सॉल्वेंसी रेशियो कौन से होते हैं, सॉल्वेंसी रेशियो क्या होता है, तो सॉल्वेंसी रेशियो आर यूज्ड टू असेस अ कंपनीज लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। तो सॉल्वेंसी रेशियो क्या बताते हैं कि आप कितने, मतलब आपका सॉल्वेंसी क्या रेशियो है, मतलब आपकी कैपेसिटी क्या है, आप सॉल्वेंट हो ना, आप लोन वगैरह लेते हो तब सॉल्वेंसी रेशियो देखा जाता है। कौन से लोन, बैंक से लोन लोगे, आप डिबेंचर्स इश्यू करोगे तब, मतलब आप पैसा ले रहे हो तो पहले जो आपको एक्सटर्नल पार्टीज जो पैसा देने के लिए रेडी हुई है वो आपका क्या देखती है, सॉल्वेंसी रेशियो चेक करती है। सॉल्वेंसी रेशियो में आपकी कैपेसिटी कितनी है लॉन्ग टर्म डेब्ट को पेमेंट करने की। तो कंपनीज लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड इट्स एबिलिटी टू मीट द लॉन्ग टर्म डेब्ट ऑब्लिगेशन। तो बैंक जब वगैरह आपको जब लोन देती है, आप लोन के लिए अप्लाई करते हो, डिबेंचर इश्यू करते हो, तो एक्सटर्नल पार्टीज आपका क्या देखेगी, सॉल्वेंसी रेशियोज देखती है। तो सॉल्वेंसी रेशियोज आर यूज्ड, बोलो मेरे साथ फटाफट, सॉल्वेंसी रेशियोज आर यूज्ड टू असेस अ कंपनीज लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, ओके, एंड द एबिलिटी टू मीट इट लॉन्ग टर्म ऑब्लिगेशन। नेक्स्ट, इन विच एक्टिविटी
इज द रिसीव्ड डिविडेंड एंड इंटरेस्ट इज रिकॉर्डेड। रिसीव्ड हुआ है आपको डिविडेंड, आपको इंटरेस्ट रिसीव हुआ है, इसका मतलब किसी और कंपनी में आपने पैसे क्या कर रखे थे, इन्वेस्ट कर रखे थे। अगर आपने किसी और कंपनी में पैसे इन्वेस्ट कर रखे थे तो वो इन्वेस्ट है, तो कौन सी एक्टिविटी में आएगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आएगा। तो इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, कौन सी एक्टिविटी, इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी डिविडेंड रिसीव्ड और इंटरेस्ट रिसीव्ड इज रिकॉर्डेड। ओके, लास्ट, व्हाट आर द फाइनेंशियल एक्सपेंस। फाइनेंशियल एक्सपेंस होते कौन से हैं, जो आप फाइनेंशियल एक्टिविटीज आर सच एक्टिविटी ड्यू टू विच साइज एंड कंपोजिशन ऑफ ओनर्स कैपिटल। मैंने पहले बताया था, आप इक्विटी शेयर इशू कर रहे हो, तो मानो आपके पहले 10,000 इक्विटी शेयर मार्केट में थे, अब आपने 20,000 और इशू कर दिए, तो अब इक्विटी शेयर का साइज क्या हो गया, बढ़ गया, ओनर्स कैपिटल फंड बढ़ गया। तो उसके कारण विच साइज एंड कंपोजिशन ऑफ ओनर्स कैपिटल एंड बोरोड कैपिटल ऑफ अ बिजनेस गेट चेंज। आपने डिबेंचर इशू किए तो भी वो फाइनेंशियल एक्टिविटी में आएगा, इक्विटी इशू किए तो भी वो, लेकिन आप किसी और के खरीदोगे तो वो इन्वेस्टिंग में आएगा। लेकिन आप खुद इशू कर रहे हो तो आपको बिजनेस चलाने के लिए पैसे मिल रहे हैं, आपको कोई व्यक्ति आपको फाइनेंस कर रहा है, यानी आपको दे रहा है पैसे, किसके लिए, आपको बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए। वो सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस याद हो तो 11th का चैप्टर पढ़ा था, बहुत सारे तरीके होते हैं, लोन ले सकते हो, इक्विटी इशू कर सकते हो, प्रेफरेंस, डिबेंचर, आप कैश क्रेडिट ले सकते हो, है ना, आप बिल रिसीवेबल, बिल्स पेएबल इशू कर सकते हो, इन सब पे आप फाइनेंस, ये सब एक्टिविटी किस में आती है, फाइनेंशियल एक्टिविटीज में कवर होती है, जिसके कारण साइज एंड कंपोजिशन ऑफ ओनर्स कैपिटल क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो आपने मेरे को 10 मिनट का टारगेट दिया था, पर मैंने 11 मिनट में कंप्लीट कराया है, ठीक है। तो 1 मिनट ज्यादा खाली इसलिए है क्योंकि मैंने आपको लास्ट वाला क्वेश्चन थोड़ा डीप में समझाया था। तो प्लीज स्टूडेंट्स, इधर उधर देखने में टाइम वेस्ट मत करो, मैं आपको आंसर दे रही हूं, आ जाओ मेरे यूट्यूब चैनल पे एंड प्लीज शेयर विद अदर्स ऑल्सो, ठीक है। तो आपका जो प्यार मिल रहा है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पर आप यही जो 2 स्लोगन पे हम काम कर रहे हैं, किसके, सबका साथ सबका विकास और अब की बार 90 पार, ठीक है। तो उसी स्लोगन के साथ बने रहते हैं और प्लीज शेयर विद अदर्स ऑल्सो। थैंक यू वेरी मच। और ऑलमोस्ट हमारे पेपर 5 पूरा कंप्लीट हो चुका है और पेपर 6 में ABCD कंप्लीट हो चुके हैं, खाली E और F अब खाली बाकी रह गया। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद सेक्शन E। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।